इस किताब का नाम है टॉक लाइक टेड, जिसे लिखा है कारमाइन गेलो ने। तो आइए जानते हैं। आपने शायद कभी टेड का वीडियो देख करके सोचा होगा कि वाओ, काश मैं भी इस इंसान की तरह पब्लिक में बोल सकता, क्योंकि रियली में टेड स्पीकर्स बहुत ही एंटरटेनिंग गुड पब्लिक स्पीकर होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लोग पैदाइशी ही अच्छे पब्लिक स्पीकर होते हैं, बल्कि उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ती है इस फील्ड में मास्टर बनने के लिए। कारमाइन गेलो ने 500 से भी ज्यादा टेड स्पीकर्स को एनालाइज करके देखा और उन्हें कुछ बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात पता चली। हालांकि हर स्पीकर का एक डिफरेंट अप्रोच है, फिर भी उनमें से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन है, नॉवेल्टी, इमोशन, मेमोरेबिलिटी, जिनके बारे में हम बाद में जानेंगे। इस किताब के ऑथर कोई आम इंसान नहीं है जो खूब सारे टेड वीडियोस देख करके सोचते हैं कि चलो अब मैं ना लोगों को सिखा सकता हूँ कि कैसे कॉन्फिडेंट और परस्यूएसिव बना जाए। एक्चुअली वो एक कम्युनिकेटर, एक्सपर्ट और पब्लिक स्पीकर है जो कि पहले टीवी न्यूज वर्ल्ड में जॉब करते थे। कई सालों तक उन्होंने जर्नलिस्ट की जॉब की, जिससे कि उन्हें करियर मूव करने में एक स्ट्रॉन्ग बेस मिला। वो स्टीव जॉब्स की बॉडी लैंग्वेज और परस्यूएसिव टेक्निक्स को एनालाइज करते थे, जो कि उनके टाइम पर उनकी बेस्ट सेलर किताब भी थी। तो सबसे पहले हम जानते हैं नॉवेल्टी के बारे में। जो चीज स्टैंड आउट करती है, मेमोरेबल होती है, लोगों को डेली रूटीन से कुछ हट करके स्पेशल और डिफरेंट चीजें पसंद आती है। तो पहली चीज जो आप सीख सकते हैं वो ये है कि थोड़ा डिफरेंट वे में ड्रेसअप होना सीख लीजिए। बोरिंग ग्रे ब्लैंड ऑफिशियल सूट्स लोगों को भीड़ में नजर नहीं आते हैं और सब एक जैसे ही लगते हैं। कुछ ऐसा पहने जो कि थोड़ा हटकर हो, थोड़ा क्रेजी, कलरफुल, हिप्पी लुकिंग टाइप हो, जो आप आज तक अवॉइड करते आए हैं। या फिर सारे रूल्स तोड़ करके कैजुअली ऐसी ड्रेसअप करें जैसे कि आप दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं। जैसे कि स्टीव जॉब्स रेयरली कभी ऑफिशियल सूट पहनते थे, वो अपने सिंपल टेस्ट के लिए जाने जाते थे। दूसरे वर्ड्स में बोलो तो आप सिंपल होकर के भी मेमोरेबल लग सकते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आप भीड़ से अलग दिखाई दे। बेशक आपको कुछ चीजें कंसीडर करनी ही होगी, जैसे कि आपके स्पेक्टेटर्स और लिसनर्स किस टाइप के लोग हैं और आप उन्हें किस टाइप का मैसेज देने वाले हैं। तो क्या आप उन्हें एक सीरियस बिजनेस ओरिएंटेड इंसान का इंप्रेशन देंगे या उनके सामने जितना हो सके उतना रिलैक्स बनकर रहेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको एक बढ़िया स्पीच देने से पहले कंसीडर करनी होगी। और आप एक बोरिंग सा ग्रे सूट पहनने के बावजूद भी स्टैंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको टीनेजर्स के ग्रुप में ड्रग अब्यूज के डेंजर्स के ऊपर कुछ बोलना है तो जाहिर है आपको थोड़ी बहुत कमांड तो शो करानी होगी, जैसे कि यहाँ पर सूट पहन करके जाना एक राइट स्टार्टिंग पॉइंट है। आगे बात करते हैं इमोशंस के बारे में। जितने भी अच्छे स्पीकर्स हैं सब इमोशनल होते हैं। स्पेक्टेटर्स इस बात को फील कर सकते हैं और अगर स्पीच उतनी अच्छी भी नहीं है तो आपकी टोन ऑफ वॉइस, पैशन जो आपकी आवाज में झलके, वो आपके लिसनर्स को कैप्टिवेट कर सकती है। इमोशंस थोड़े ट्रिकी होते हैं क्योंकि उन्हें हर टाइप से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं होता है कि आप सीधे गए और बोले कि राइट, अब मैं इस चीज को लेकर के पैशनेट होना चाहती हूँ। आपको शायद आइडिया मिल गया होगा कि ये चीज ऐसे काम नहीं करती है। जिस चीज के बारे में आप बात करें वो आपको बड़ी पसंद होनी चाहिए ताकि आपके बोलने में बेस्ट इमोशनल इफेक्ट नजर आए। मार्टिन लूथर किंग का एग्जाम्पल लेते हैं। वो एक ग्रेट स्पीकर थे। उन्होंने एक बड़े कॉज के लिए फाइट की थी, रेशियल इक्वालिटी। उन्होंने ये तब किया जब बहुत मुश्किल टाइम था और इसकी वजह से फाइनली उन्हें मार दिया गया था। लेकिन उनकी स्पीच आज भी इतनी मेमोरेबल है क्योंकि उनमें एक स्टैंडर्ड है जिसका कंपेयर लोग आज भी करते हैं। उनकी एक टाइमलेस स्पीच में से एक लाइन थी कि आई हैव अ ड्रीम, जो कि हिस्ट्री के पन्नों में लिखा जा चुका है। आप उनकी स्पीच थोड़े मिनट के लिए सुनिए, देखिए, आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले तो उन्होंने एक हाईली पर्सनल कॉज के लिए फाइट की थी। एक अफ्रीकन अमेरिकन होने के नाते उन्हें अपने जैसे लोगों का स्ट्रगल मालूम था और ये 20th सेंचुरी में 60 का वो टाइम था जब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अपने पीक पर था। जब वो इस बारे में स्पीच देते थे तो उनकी वॉइस कांपने लगती थी, उनकी आंखों में आंसू भर आते थे। उनके जेस्चर से पता चलता था कि वो कितने नर्वस और एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के उनके ये तरीके थे। अगर कोई आदमी इस तरह से कोई वैक्यूम क्लीनर बेचने की कोशिश करे तो वो वर्ल्ड का बेस्ट मर्चेंट बन सकता है। लेकिन एक ट्रिक है कि आप वैक्यूम क्लीनर्स के बारे में इतने इमोशनल होकर के बात नहीं कर सकते। स्मॉल इनसिग्निफिकेंट चीजों को लेकर के हम इस लेवल तक पैशन नहीं दिखा सकते। पैशन के लिए आपको अंदर डीप तक जाना होगा। अगर आप 2-4 टेड वीडियोस एनालाइज करें तो देख सकते हैं कि इनमें सभी स्पीकर्स अपनी लाइफ के बिगेस्ट पैशन के बारे में बता रहे हैं। इनमें कुछ डॉक्टर्स हैं तो कुछ साइकोलॉजिस्ट और कुछ इकोनॉमिस्ट है।
ये बस इतनी सी बात है कि आप जो है सो है और खुद को लेकर कूल है। और जब आप ऑथेंटिक होते हैं तो खुद ब खुद अपने दिल की सुनने लगते हैं और फिर आप वही बोलते हैं, वही करते हैं और उन्हीं लोगों के साथ होते हैं जो आपको खुशी दे। आप उन लोगों से मिलते हैं जिनसे बात करना आपको अच्छा लगता है, उन जगहों पर जाते हैं जो आपकी ड्रीम डेस्टिनेशन है और फिर आपकी लाइफ में एक तरह की फुलफिलमेंट आती है और आप वही करते हैं जो आपका दिल कहता है। आगे बात करते हैं बीइंग मेमोरेबल के बारे में। नोवेल्टी और इमोशंस कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे आप मेमोरेबल बन सकते हैं, लेकिन बाकी दूसरे मेथड्स भी है, जैसे कि हमने मार्टिन लूथर किंग की एटर्नल लाइन मेंशन की थी, आई हैव अ ड्रीम। हम जैसे ही इस एक सेंटेंस के बारे में सोचते हैं तो तुरंत मार्टिन लूथर किंग और उनके आइडियाज हमारे दिमाग में आ जाते हैं। आपकी स्पीच में एक अच्छी सी पंच लाइन और एक बढ़िया स्ट्रक्चर होना चाहिए जो मेमोरेबल हो। पुराने टाइम में लोग ऑरेटर्स को बड़ा पसंद करते थे, जो कि एंशिएंट पब्लिक स्पीकर होते थे और बोलने में बड़े माहिर माने जाते थे और इनकी स्पीच भी बेस्ट होती थी। बेशक बेस्ट से बेस्ट स्पीच में भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, लेकिन अपने स्पीच का स्ट्रक्चर पहले ही डेवलप करके रख लीजिए। कारमाइन गेलो ने ये टेक्निक्स एनालाइज की है जिससे लोग आपकी स्पीच लॉन्ग टाइम तक याद रखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर्स में हम इन टेक्निक्स के बारे में और पढ़ेंगे, जो है लोगोस, एथोस और पाथोस। ये एंशिएंट ग्रीक वर्ड्स है और शायद इसीलिए गैलो ने इन्हें अप्लाई करने के बारे में सोचा। हमने पहले ही मेंशन किया है कि एंशिएंट सिविलाइजेशंस ने, जैसे कि ग्रीक्स और रोमन्स ने, खास करके आर्ट ऑफ परसुएशन में अपना काफी कंट्रीब्यूशन दिया है। बाकी कुछ और भी तरीके हैं जो आपकी प्रेजेंटेशन को मेमोरेबल बना सकते हैं। एक्सट्रीम मोमेंट्स और न्यू स्टैटिक्स आपकी हेल्प कर सकते हैं। लोगोस, एथोस और पाथोस के बारे में बताने के बाद हम आपको इन एक्सट्रीम मोमेंट्स और नोवल स्टैटिक्स के बारे में बताएंगे। तो बात करते हैं एथोस की। जैसा हमने पहले बताया कि एंशिएंट सिविलाइजेशंस, खास करके ग्रीक्स, डिबेट और परसुएशन स्किल के बड़े शौकीन थे। यहाँ के लोगों को बातें करना बहुत अच्छा लगता था और अक्सर इस चीज का भी कंपटीशन होता था। सुकरात पुराने टाइम का एक बड़ा ग्रेट फिलोसोफर अपनी परसुएशन स्किल्स के लिए फेमस था। वो अपने लिसनर्स को अपनी बातों से कन्विंस कर लेता था और राइट क्वेश्चन पूछ करके वो कम्प्लीटली अपोजिट ओपिनियन इंड्यूस कर लेता था और एंड में उसके लिसनर्स कम्प्लीटली अमेज्ड हो जाते थे। और जब वो उनको बेवकूफ नहीं बना पाता था तो वो सिंपली उनसे कुछ सवाल पूछता और उस पर आर्ग्यूमेंट करता, फिर सुनने वाले खुद से ही कोई कंक्लूजन निकाल लेते थे। तो आपको भी कुछ इस टाइप की स्टाइल अपनानी होगी, क्योंकि कोई भी बेवकूफ बनना या झूठ सुनना पसंद नहीं करता और इसीलिए अपनी स्पीच में हमेशा रियल और रेलेवेंट आर्ग्यूमेंट्स रखिए। यही एथोस का एसेंस है। एथोस का मतलब है क्रेडिबिलिटी। गेलो एक इंटरेस्टिंग टेक्निक के बारे में बताते हैं जिससे राइट अमाउंट ऑफ एथोस लाया जा सकता है। जैसे कि आप अपने क्लेम्स रियल डेटा से प्रूव कर सकते हैं या उससे भी बेहतर, जैसे कि स्टैटिक्स और ग्राफ्स। स्पेशली ग्राफ्स पब्लिक स्पीकर्स के बड़े काम आते हैं क्योंकि ये समझने में इजी होते हैं और लोगों को बस एक पिक्चर से काफी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी पर्सनल क्रेडिबिलिटी, आपकी पर्सनैलिटी और कैरेक्टर। सिंपली बोले तो लोग आपकी क्रेडिबिलिटी को चेक करना चाहते हैं, इसीलिए खुद को हमेशा पॉजिटिव लाइट में प्रेजेंट कीजिए। जैसे कि हमने बताया कि आप टीनेजर्स के सामने ऐसे ही नहीं चले जाएंगे, आप में कुछ रॉब वाली बात होनी चाहिए। इसके लिए आपको अपने लुक्स पर और पर्सनल स्टैंस पर ध्यान देना होगा। कोई चश्मा पहने हैं तो लोग कभी कभी बोल देते हैं, ओह आप तो एक साइंटिस्ट लगते हैं, या कोई गंजा होगा तो लोग बोलेंगे कि तुम तो ठग लगते हो। तो देखा आपने, अपीयरेंस धोखा देता है, लेकिन कई बार आप इसे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एथोस अचीव करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्राउड पर भी काफी कुछ डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल के लिए जो लोग पॉलिटिकल इवेंट्स को अटेंड करते हैं उन्हें आर्ग्यूमेंट्स नहीं चाहिए होते, और अगर वो ऐसा करते भी हैं तो उन्हें क्रेडिबिलिटी की परवाह नहीं होती। हम बाद में आपको बताएंगे कि बाकी और भी टेक्निक्स है जो ऐसे क्राउड के लिए एकदम सूटेबल है। अब आगे हम बात करते हैं लोगोस के बारे में। लोगोस एक बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रीक वर्ड है। इसके 100 डिफरेंट मीनिंग्स है, लेकिन लोग नॉर्मली इसका मतलब रीजन, रैशनैलिटी और माइंड से निकालते हैं। कारमाइन गेलो कहते हैं कि लोगोस का मतलब है आर्ग्यूमेंट्स और आप चीजों को किस तरह देखते हैं। तो सिंपल वे में बोले तो आपके कंक्लूजन्स लॉजिकली आपके डेटा को फॉलो करते हैं और ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चीज मानी जाएगी, और वो भी उस क्राउड को जो हाईली क्रिटिकल और एजुकेटेड है। गेलो आपको सिखाते हैं कि अपनी स्पीच एडवांस में ही तैयार कर लें ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, और ऐसा ना हो कि आप कुछ अनाप शनाप बोलने लगे जिससे आपकी क्रेडिबिलिटी और लोगोस पर लोग सवाल उठाएं।
एथोस और लोगोस एक्चुअली साथ साथ चलते हैं और एक के बिना दूसरे के बारे में सोच भी नहीं सकते। जैसे कि माना अगर आप बच्चों को ड्रग अब्यूज के डेंजर्स के बारे में कन्विंस करना चाहते हैं तो ऐसे नहीं कि आप सीधे गए और आपने बोल दिया कि बच्चों ड्रग्स मत लेना, ये बहुत बुरी चीज है, ओके, जैसा कि मिस्टर मैकी करते थे। आप भी जाकर के कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहेंगे। देखिए, इतनी 1000 स्टडीज से ये साबित हुआ है कि कुछ साइको एक्टिव सब्सटेंस का आपकी बॉडी में एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि प्रोलॉन्ग्ड MDMA का यूज करने से इररिवर्सिबल न्यूरल डैमेज होता है। अब ये पहले वाले स्टेटमेंट से ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और लॉजिकल डिबेट है। लोगोस और एथोस इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर लोग आपके डिस्कोर्स में लॉजिकल फ्लॉज नोटिस करेंगे तो उन्हें आपकी कही किसी भी बात का यकीन नहीं आएगा, चाहे आप कितनी भी लॉजिकल बात क्यों ना बोले, क्योंकि लोगों की आदत होती है ओवर जनरलाइज करने की, और ये चीज आप ध्यान रखिए तो अच्छा होगा। और अब हम इन तीनों में से मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक पर आते हैं, पाथोस। ये इमोशनल कनेक्शन है जो आपको अपनी ऑडियंस से कनेक्ट करती है। वैसे ये बोलना सेफ है कि अगर पहले वाले 2 टेक्निक्स भूल भी जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि गुड पाथोस से आप फिर भी एक अच्छा इंप्रेशन जमा लेंगे। हाईली एजुकेटेड क्राउड को एथोस और पाथोस शायद पसंद आए, फिर भी उन्हें थोड़ी बहुत इमोशनल स्टिमुली चाहिए कि वो अपने स्पीकर पर पूरा फोकस कर सके। ज्यादातर ऑडियंस काफी डाइवर्स होती है, जिसका मतलब ये है कि पाथोस अब और भी इम्पोर्टेंट हो गए हैं। गुड पाथोस के लिए सिंपैथी और एम्पैथी एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप ऑडियंस में से किसी एक को अपनी स्टोरी बताने के लिए इनवाइट करें। अगर आप उस इंसान के साथ सही ढंग से सिंपैथी शो करते हैं तो आपकी ऑडियंस आपको काफी पसंद करेगी। और आपकी स्टोरी टेलिंग भी एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट चीज है। जब आप कोई पर्सनल स्टोरी शेयर करते हैं तो आपके अंदर इमोशंस उमड़ पड़ते हैं, और ये चीज पाथोस और पैशन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। कारमाइन गेलो के हिसाब से स्टोरी टेलिंग से स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशंस निकल कर आते हैं, इसीलिए ये आपकी प्रेजेंटेशन का एक मोस्ट ब्रेथ टेकिंग और एसेंशियल पार्ट है। गेलो अपना फॉर्मूला भी शेयर करते हैं। परफेक्ट टॉक है 65% पाथोस, 25% लोगोस और 10% एथोस। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस फॉर्मूले में पाथोस मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जिसके बाद आता है लोगोस और एथोस। एथोस लीस्ट इंपॉर्टेंट है। जब तक लोग खुद इंस्पायर नहीं होते वे दूसरों को इंस्पायर नहीं कर सकते, जैसा कि कारमाइन का मानना है। तो अब आगे बात करते हैं एक्सट्रीम मोमेंट्स और इनोवेटिव स्टैटिक्स की। जिस दुनिया में हम रहते हैं लोगों के पास बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि इंटरनेशनल न्यूज, सोशल नेटवर्क्स, शॉर्ट में बोले तो इंटरनेट वगैरह ने लोगों की अटेंशन और चीजों को मेमोराइज करने की एबिलिटी काफी नैरो डाउन कर दी है। हमें गलत ना समझे, ऐसा नहीं कि लोग एकदम डम्ब होते जा रहे हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन की इतनी सारी नई चीजें आ गई है कि लोगों को याद रखने में मुश्किल आ रही है। इसीलिए तो आजकल इतनी नॉइजी एड्स दिखाते हैं जो बड़े अजीब लगते हैं। कंपनीज आपकी अटेंशन पाने के लिए फाइट कर रही है और कुछ तो एक्सट्रीम लेवल तक चली जाती है। एक तरीका है जिससे आपकी प्रेजेंटेशन लोगों को लॉन्ग टाइम तक याद रहेगी, और वो ये है कि उसमें कोई पर्सनल स्टोरी ऐड कर दीजिए। जब आप बड़े पैशन के साथ पाथोस याद रखे तो आपकी ऑडियंस तुरंत नोटिस करती है, और फिर उसका फोकस पॉइंट सिर्फ आप होते हैं। जैसे स्कॉट डिंसमोर सैन फ्रांसिस्को में अपने साथ हुआ एक हाईली पर्सनल इंसिडेंट सुनाते हैं। उन दिनों जोरो का तूफान आया और बारिश भी बड़ी तेज हो रही थी, और उन्हें अल्काटरच से मेनलैंड जाना था। उन्हें डीप ब्लू वाटर से बड़ा डर लगता था, यहाँ तक कि उस दिन को याद करके ही उन्हें शिवरिंग होने लगती है। लेकिन फिर भी हिम्मत करके वो गहरे पानी में उतरे, वो भी तूफान में। मतलब पानी भी बिल्कुल फ्रीजिंग था। तो स्कॉट अभी थोड़ा आगे गए थे कि उन्हें एक लड़का दिखा जो पानी में सांस लेने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। इस इंसिडेंट के बाद 9 साल का वो लड़का उन्हें दोबारा दिखा, व्हील चेयर पर। ये स्कॉट के लिए रियल गेम चेंजर था। उन्होंने उससे पूछा कि मैं हमेशा सोचता था कि 20 साल बाद वो लड़का कहाँ होगा, और कई लोगों ने मुझे कहा भी रहने दो, तुम कभी नहीं जान पाओगे। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। तो ये टिपिकल हाईली पर्सनल स्टोरी है जो काफी इमोशनल है, इसीलिए स्कॉट डिंसमोर की जॉब के लिए एकदम परफेक्ट थी। दूसरी और कुछ बाकी तरीके भी है जिससे आपकी प्रेजेंटेशन ज्यादा मेमोरेबल बन जाएगी। और बगैर किसी फनी मोटिवेशनल स्टोरीज के अपने टेड टॉक में बिल गेट्स ने एक ऐसी चीज की जो किसी ने सोची भी नहीं होगी। वो मलेरिया को लेकर के लोगों की कॉन्शियसनेस इंप्रूव करना चाहते थे, जो कि दुनिया की सबसे डेडली बीमारी है। अब अगर आप बोले तो 200 मिलियन से ज्यादा लोग हर साल मलेरिया से मरते हैं। लोगों को ये चीज समझ आएगी, लेकिन ये बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट है। तो बिल गेट्स अपने साथ कुछ मुट्ठी भर मच्छर लेकर आए थे जो उन्होंने क्राउड में छोड़ दिए। तो इस तरीके से एक मेमोरेबल और इंटरेस्टिंग वे में उन्हें ऑडियंस की अटेंशन मिल गई।
मलेरिया नाम की बीमारी के बारे में बात करना अलग बात है, लेकिन जब आप इसे पर्सनली एक्सपीरियंस करते हैं तो ये काफी सीरियस मैटर है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि नंबर्स और स्टैटिक्स काफी इफेक्टिव होते हैं। जैसे कि मलेरिया के बारे में सिंपल इन्फॉर्मेशन देने की बजाय बिल गेट्स ने कुछ इंटरेस्टिंग यूजर फ्रेंडली ग्राफ्स और मैप्स यूज किए। कोई भी इन्फॉर्मेशन जब विजुअली प्रेजेंट की जाती है तो लोगों को ये देर तक याद रहती है। ये समझना तब और भी इजी हो जाता है कि मलेरिया अभी एक सीरियस प्रॉब्लम है जब आप इसे वर्ल्ड मैप पर देखते हैं। और बिल गेट्स इसी तरीके से इसे शो कराना चाहते थे कि डेवलप कंट्रीज में मलेरिया कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में आज भी लाखों लोग इससे मर रहे हैं। तो इसी तरह स्मिथ ने भी बड़े इनोवेटिव वे में स्टैटिक्स प्रेजेंट किए। स्पेसिफिकली बोले तो उन्होंने एनवायरनमेंट और पेपर टॉवल्स कम यूज करने के बारे में बात की, बजाय सिर्फ ये बोलने के कि एनवायरनमेंट को सेव रखने के लिए ये बड़ा जरूरी है कि हम कम पेपर टॉवल्स यूज करें। उन्होंने कुछ यूं बोला, अगर हर कोई डेली बस एक पेपर टॉवल यूज करे तो साल में 500 बिलियन पाउंड से ज्यादा पेपर सेव किया जा सकता है। इस तरह बोलकर के वो अपनी ऑडियंस को पर्सनली इन्वॉल्व करते हैं और लोग उनकी बातों से खुद को रिलेट फील करते हैं। एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी हो तो सबसे पहले क्या करना होगा? पावर पॉइंट को ओपन करेंगे और क्या। बहुत सारे लोगों के लिए शायद आपका भी यही जवाब होगा, लेकिन ये आंसर गलत है। आपको सबसे पहले एक स्टोरी प्लान करनी चाहिए। जैसे कोई मूवी डायरेक्टर शूटिंग से पहले सीन सोचता है, कोई भी टूल ओपन करने से पहले आपके दिमाग में एक स्टोरी होनी चाहिए। फिर जब स्टोरी कंप्लीट हो जाए तो जितना मर्जी टाइम लगा के उसे खूबसूरत स्लाइड से सजा लीजिए। लेकिन अगर आपकी स्टोरी ही बोरिंग है तो आपके कुछ बोलने से पहले ही आपकी ऑडियंस भाग जाएगी। इसीलिए स्टोरी सोचिए। आगे हम जानेंगे कि प्रेजेंटेशन 18 मिनट्स में कैसे फिट होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर टेड टॉक्स 18 मिनट से ज्यादा के नहीं है और इसकी एक ही वजह है। साइंटिस्ट की टीम ने टेडेक्स ऑफिशियल्स के साथ काम करने के बाद ये रियलाइज किया कि परफेक्ट टेड टॉक की लेंथ 15 से 20 मिनट के बीच में होनी चाहिए। 18 मिनट बेस्ट लेंथ है। टेड के साथ काम करने वाले साइकोलॉजिस्ट ने पाया कि ज्यादातर लोगों के लिए 18 मिनट एक एवरेज स्पॉन ऑफ अटेंशन है। क्रिस एंडरसन, जो कि एक टेड क्यूरेटर है, उनका कहना है कि 18 मिनट का टाइम काफी है। लोग सीरियस होकर के किसी प्रेजेंटेशन को देखें और इतना लंबा भी नहीं कि लोग बोर हो जाए। और ये लेंथ ऑनलाइन के लिए भी काफी बढ़िया है, क्योंकि कॉफी ब्रेक भी ज्यादातर इतनी ही देर का होता है। तो आप कॉफी पीते पीते एक ग्रेट टॉक देख सकते हैं और साथ ही 1 से 2 लोगों को लिंक भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, जो इजीली वायरल भी हो सकता है। 18 मिनट की लेंथ उसी तरीके से काम करती है जैसे ट्विटर लोगों को डिसिप्लिन में रहकर के लिखने को बोलता है। जो स्पीकर्स नॉर्मली 45 मिनट्स लेते हैं, उन्हें 18 मिनट का टाइम देकर आप उन्हें फोर्स कर सकते हैं, ताकि उन्हें सोचने का मौका मिले कि उन्हें एग्जैक्टली क्या बोलना है। उनकी कम्युनिकेशन का की पॉइंट क्या है, जो कुछ वो प्रेजेंट करे उसमें क्लैरिटी होनी जरूरी है। ऐसा करना जरूरी है क्योंकि इससे डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। और कभी लोग सुनते सुनते भी थक जाते हैं, खास करके अगर आप सब्जेक्ट पर फोकस कर रहे हो तो आपके ब्रेन को काफी एनर्जी चाहिए। यही रीजन है कि कई बार इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी के बाद हम एग्जॉस्ट फील करने लगते हैं। इसे कॉग्निटिव ब्लॉकेज बोलते हैं। जितनी आपकी प्रेजेंटेशन मेमोरेबल होगी, उतनी ही एनर्जी आपकी ऑडियंस को यूज करनी पड़ेगी। तो केयरफुल रहे कि आप अपने लिसनर्स को बहुत ज्यादा बोर ना करें। डॉक्टर पॉल किंग, जिन्होंने टर्म कॉग्निटिव ब्लॉकेज क्रिएट की थी, उन्होंने इसे साबित करने के लिए एक स्टडी भी की और उन्हें एक अमेजिंग चीज पता चली। जो स्टूडेंट्स वीक में 1 आवर की 3 प्रेजेंटेशन सुनते हैं, उन्हें ज्यादा टाइम तक याद रहता है, बजाय उन स्टूडेंट्स के जो 3 आवर की एक ही प्रेजेंटेशन सुनते थे। तो यही सेम चीज टेड टॉक्स के साथ भी है। आपको शायद लगेगा कि 18 मिनट्स तो काफी नहीं है, लेकिन फिर से एक बार सोच लीजिए। अब जैसे जॉन कैनेडी की एटर्नल स्पीच बस 15 मिनट की थी। उन्होंने भी अनजाने में मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल फॉलो किया जो हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। अब जैसे वो अपनी स्पीच एक मेमोरेबल सेंटेंस से फिनिश करते हैं, ये मत पूछो कि अमेरिका तुम्हारे लिए क्या कर सकता है, बल्कि ये बताओ कि तुम अमेरिका के लिए क्या कर सकते हो। ऐसे ही डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग की स्पीच आई हैव अ ड्रीम सिर्फ 17 मिनट्स तक थी। तो ये मेमोरेबल सेंटेंस था जो लोगों के माइंड में स्टक हो गया था। बाकी कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे स्टैनफोर्ड में स्टीव जॉब्स ने 15 मिनट की स्पीच दी। डिसिप्लिन सीखने के लिए 18 मिनट का रूल सिंपली कोई गुड एक्सरसाइज नहीं है, क्योंकि अपनी ऑडियंस को ओवरलोड करना क्रिटिकल हो सकता है। याद रहे कि कंस्ट्रेंट प्रेजेंटेशन को ज्यादा क्रिएटिविटी की जरूरत पड़ती है। गेलो ये इंपॉर्टेंट रूल समझाते हैं। आगे बात करते हैं कवर 3 टॉपिक्स मैक्सिमम के बारे में। तो यहाँ साइकोलॉजिस्ट हमारी हेल्प करते हैं कि बेस्ट प्रेजेंटेशन कैसे बनाई जाए। उन्होंने देखा कि लोग किसी भी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि वो इजीली याद रखी जा सके। अब जैसे कि आप 661944 याद करने की कोशिश कर रहे हैं तो मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर आप इसे डेट ऑफ डी डे यानी कि 06061944 की तरह याद करेंगे तो इजी लगेगा। सेम चीज स्पीच के साथ भी है।
इसके अलावा एक मीनिंगफुल इंट्यूटिव वे में इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करने में ध्यान रहे कि आप बहुत सारे टॉपिक्स ना ले। टेड क्यूरेटर्स कंक्लूड करते हैं कि आप एक बार में मैक्सिमम 3 टॉपिक्स ले, और ये भी नोट कीजिए कि लोग 1 मोमेंट में मैक्सिमम 7 यूनिट्स कवर कर सकते हैं। ये एक फेमस मैजिकल नंबर है 7 + -2, जिसे हार्वर्ड डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी के साइकोलॉजिस्ट जॉर्ज मिलर ने डिस्कवर किया था। तो ग्राफ ऑफ टेबल्स क्रिएट करते टाइम बहुत ज्यादा एलिमेंट्स इंक्लूड ना करे, -9 से ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं। इस समरी का कंक्लूजन ये है कि अब तक आपने देखा कि एक मेमोरेबल और इमोशनल प्रेजेंटेशन बनाना कोई इजी टास्क नहीं है। आपको इसके लिए काफी चीजें कंसीडर करनी होगी, क्योंकि पब्लिक को कंट्रोल करना एंजाइटी क्रिएट करता है और किसी भी पब्लिक स्पीकर का ये सबसे बुरा नाइटमेयर होता है। तो आपकी अपनी स्पीच में थोड़ा स्ट्रेस भी अप्लाई करना होगा। स्टेज पर जाने से पहले रिलीविंग टेक्निक्स जो आपको शांत रखे, जैसे मेडिटेशन और कुछ एक्सरसाइज, जैकबसन का मसल्स रिलैक्सेशन टेक्निक्स काफी मददगार साबित हो सकती है। चॉइस आपकी है कि आप कैसे रिलैक्स होते हैं। तो अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को सम अप करेंगे। सबसे पहले है नॉवेल्टी। जो चीजें स्टैंड आउट करती है वो मेमोरेबल होती है, लोग उन चीजों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो नॉर्मल बोरिंग से कुछ हटकर हो। इसीलिए सबसे पहले तो आप कुछ डिफरेंट वे में ड्रेसअप करना सीखे, क्योंकि अगर आप ब्लैक, ग्रे जैसे बोरिंग कलर के कपड़े पहनते हैं तो भीड़ का हिस्सा बनकर के रह जाएंगे। दूसरा है इमोशंस। सारे गुड स्पीकर्स इमोशनल लोग होते हैं और ये बात ऑडियंस फील कर सकती है। और अगर एक बढ़िया स्पीच नहीं दे पाए या मेमोरेबल नहीं है तो भी आपकी टोन ऑफ वॉइस, आपकी बातों से झलकता पैशन ही काफी है जो सुनने वालों के दिल में उतर जाएगा। तीसरा है बीइंग मेमोरेबल। अपनी स्पीच में नॉवेल्टी और इमोशंस ला करके आप इसे मेमोरेबल बना सकते हैं, लेकिन कुछ और तरीके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जिसे हमने मार्टिन लूथर किंग की एटर्नल स्पीच के बारे में बताया, आई हैव अ ड्रीम। बस कोई छोटा और इफेक्टिव सेंटेंस सोचिए और तुरंत मार्टिन लूथर किंग और उनके आइडियाज माइंड में आ जाएंगे। अपनी स्पीच में एक बढ़िया सी पंच लाइन जरूर रखिए और स्ट्रक्चर ऐसा हो जो लॉन्ग टाइम तक याद रहे। चौथा है लोगोस। लोगोस एक बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रीक वर्ड है। इसके 100 डिफरेंट मीनिंग्स है, लेकिन लोग नॉर्मली इसका मतलब रीजन, रैशनैलिटी और माइंड से निकालते हैं। कारमाइन गेलो कहते हैं कि लोगोस का मतलब है आर्ग्यूमेंट्स और आप चीजों को किस तरीके से देखते हैं। सिंपल वे में बोलूं तो आपके कंक्लूजन्स लॉजिकली आपके डेटा को फॉलो करते हैं, आपके आर्ग्यूमेंट्स और आप कैसे कोई चीज प्रेजेंट करते हैं। पांचवा है एथोस। सुकरात पुराने टाइम का एक बहुत ही बड़ा ग्रेट फिलोसोफर अपनी परसुएशन स्किल्स के लिए फेमस था। वो अपने लिसनर्स को अपनी बातों से कन्विंस कर लेता था और राइट क्वेश्चन पूछकर वो कंप्लीटली अपोजिट ओपिनियन इंड्यूस कर लेता था और एंड में उसके लिसनर्स कंप्लीटली अमेज्ड हो जाते थे। और जब वो उनको बेवकूफ नहीं बना पाता था तो वो सिंपली उनसे कुछ सवाल पूछता और उस पर आर्ग्यूमेंट करता, फिर सुनने वाले खुद से ही कोई कंक्लूजन निकाल लेते थे। तो आपको यही स्टाइल अप्लाई करनी होगी। कोई भी इंसान बेवकूफ बनना या झूठी बात पसंद नहीं करता है, इसीलिए हमेशा रियल और रेलेवेंट टॉपिक्स ही मेंशन करे। यही एथोस का एसेंस है। छठा है पाथोस। ये इमोशनल कनेक्शंस है जो कि आपको अपनी ऑडियंस से कनेक्ट करती है। वैसे ये बोलना सेफ है कि अगर पहले वाले 2 टेक्निक भूल भी जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि गुड पाथोस से आप फिर भी एक अच्छा इंप्रेशन जमा लेंगे। सातवां है कि प्रेजेंटेशन 18 मिनट से ज्यादा लंबी ना हो। ज्यादातर टेड टॉक्स 18 मिनट से ज्यादा टाइम के नहीं होते हैं, क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है। साइंटिस्ट की एक टीम ने टेडेक्स ऑफिशियल्स के साथ काम करने के बाद ये रियलाइज किया कि एक परफेक्ट टेड टॉक 15 से 20 मिनट के बीच में हो। वैसे 18 मिनट बेस्ट टाइम है। और 8वां है कवर 3 टॉपिक्स मैक्सिमम। एक बार फिर यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट हमारी हेल्प करते हैं ताकि हम अपनी बेस्ट प्रेजेंटेशन दे सके। तो टिप ये है कि प्रेजेंटेशन में मैक्सिमम 3 टॉपिक्स ही रखें, क्योंकि लोग मेमोराइज करने के लिए इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इन्हीं सारी बातों के साथ ये समरी यहीं पर खत्म होती है। ये समरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आगे कौन सी समरी सुनना चाहते हैं वो भी बताइएगा, और अपना ढेर सारा प्यार आप हमें गूगल प्ले में और कमेंट बॉक्स में रिव्यू दे करके देते रहिए। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी ही, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।